हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एबीयू इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे बिल्डिंग्स के अंदर प्रपोज करते हैं एज़ पर द एनबीसी। दोस्तों, आप जो ये स्क्रीन पे टेबल देख रहे हैं, टेबल नंबर 7, इसके हिसाब से फायर फाइटिंग सिस्टम इंडिया के अंदर प्रपोज किया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बताते हैं कि एनबीसी ने बिल्डिंग्स को लगभग 9 कैटेगरी में डिफाइन किया है बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, जिसमें सबसे पहले हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग रखी है ग्रुप ए में। ग्रुप बी में एजुकेशनल बिल्डिंग आती है जिसमें स्कूल्स कॉलेजेस आते हैं। ग्रुप सी में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स आती हैं जिसमें हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह आते हैं। ग्रुप डी में असेंबली बिल्डिंग्स, जितनी भी गैदरिंग वाली बिल्डिंग्स, क्लब्स, मॉस्क्यूज, होली प्लेसेस, ये सब असेंबली बिल्डिंग में रखा है। दोस्तों, फिर ग्रुप ई में बिजनेस बिल्डिंग आती हैं। ग्रुप एफ में मर्केंटाइल, ग्रुप जी में इंडस्ट्रियल, ग्रुप एच में स्टोरेज, ग्रुप जे में हैजार्डस। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में जानेंगे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम को हम कैसे प्रपोज करते हैं। दोस्तों, एनबीसी ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी सब कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहले रेजिडेंशियल बिल्डिंग को सब डिवीज़न A1 में रखा है, जिसमें लॉजिंग और रूमिंग हाउसेज आते हैं हमारे। सब डिवीज़न A2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग का 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग्स हैं, एक या एक से ज़्यादा फैमिली। A3 में डॉर्मेट्रीज आती हैं। सब डिवीज़न A4 में अपार्टमेंट हाउसेज हैं जो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK आते हैं इसमें। सब डिवीज़न A5 में होटल्स, 3 स्टार होटल्स तक A5 डिवीज़न में रखा है। और सब डिवीज़न A6 में स्टार होटल्स, जो 4 स्टार एंड अबव रेटिंग के होटल्स हैं, वो सब डिवीज़न A6 में रखा है। तो दोस्तों, हम आज ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में कि क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है वो जानेंगे एज़ पर द एनबीसी टेबल नंबर 7। तो ये हमारा टेबल नंबर 7 है, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन आती है हमारी। दोस्तों, ये हमारा पहला सीरियल नंबर है। उसके बाद टाइप ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी, जिसमें सबसे पहले हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में जानेंगे। और ये हमारा पूरा सिस्टम है जो हमें फायर का प्रपोज करना है। ये आप आर लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड है, NR मतलब नॉट रिक्वायर्ड। इसमें सबसे पहले हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, फर्स्ट एड होज रील है दूसरे नंबर पे, फिर वेटराइजर सिस्टम, डाउन कमर सिस्टम, यार्ड हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, ये टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में आ जाता है। उसके बाद हमारी वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड, ओवरहेड, वो इस 2 कॉलम में दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में 2 कॉलम जो हैं वो पंप कैपेसिटी, टेरिस पे कोई पंप की रिक्वायरमेंट है तो वो कैपेसिटी दी हुई है, और अंडरग्राउंड में जो पंप की रिक्वायरमेंट है उसकी कैपेसिटी दी हुई है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आपको पता होगा कि हमारा डॉर्मेट्री A3 और अपार्टमेंट हाउसेज A4, 1 BHK, 2 BHK अपार्टमेंट, 3 BHK ये यूज़ होता है। तो हम इसी की तरफ सबसे पहले चलते हैं। दोस्तों, अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे है तो उस केस में एज़ पर द एनबीसी 5000 का हमें टैंक देना पड़ता है ओवरहेड, 450 LPM के पंप के साथ, जिसमें हमारा डाउन कमर सिस्टम भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना वेटराइजर की होती, सिर्फ फर्स्ट एड होज रील हमें देनी होती है। दोस्तों, जैसे ही हमारी हाइट 15 मीटर से ऊपर जाती है तो उस केस में फायर के नॉर्म्स पूरे चेंज हो जाते हैं एज़ पर द एनबीसी। दोस्तों, उस केस में हमें टैंक 25,000 का देना पड़ता है। अगर 15 मीटर से 35 मीटर के बीच की बिल्डिंग है हाइट, तो उस केस में हमें 25,000 का ओवरहेड टैंक देना पड़ता है 900 LPM पंप के साथ, जिसमें हमारा डाउन कमर सिस्टम आता है। और बाकी ये आप NR वेटराइजर सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है, बाहर यार्ड हाइडेंट वो भी नहीं देने, वो भी नॉट रिक्वायर्ड है। और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम में जो आप R देख रहे हैं, इसमें C04 के साथ ये रिक्वायर्ड है। C04 हमारा ये कहता है कि अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बेसमेंट आ रहा है जो 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, तो उस केस में हमें स्प्रिंकलर देने होंगे, नहीं तो नहीं देने होंगे। दोस्तों, ऐसे आप देख सकते हैं, अगर हमारी हाइट
35 मीटर से ऊपर जाती है, 35 मीटर और 45 मीटर के बीच में जाती है, तो उस केस में फायर की स्कीम फिर चेंज हो जाती है, जिसमें हमें ओवरहेड 5000 का टैंक देना पड़ता है और अंडरग्राउंड टैंक इसमें आ जाता है, जो कि हमारे 75,000 लीटर का देना होता है। और फायर के पंप्स में ये आप देख सकते हैं C04, C010 ये हमें देने होते हैं। ये हम भाई आपको आगे दिखाएंगे कि C010 में कौन कौन से पंप्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों इसी तरह जब बिल्डिंग की हाइट 45 मीटर से ऊपर जाती है और 60 मीटर से नीचे इस बीच में आती है, तो उस केस में टैंक की कैपेसिटी अंडरग्राउंड की डबल हो जाती है, 1.5 लाख। तो उस केस में हमें 1.5 लाख का टैंक देना पड़ता है और ओवरहेड टैंक फायर का 10,000 लीटर का देना पड़ता है। और फायर पंप्स की रिक्वायरमेंट के लिए C04 हमें 11 देखना है वो क्या कहता है नीचे अभी। दोस्तों उसके बाद हमारी अगर बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर से ऊपर जाएगी, वो कहीं तक भी जा सकती है, 100 से ऊपर जाए, फिर चाहे 120 130 हो। अगर 60 मीटर से ऊपर है बिल्डिंग की हाइट, तो उस केस में हमें अंडरग्राउंड फायर का टैंक 2 लाख का देना पड़ता है, 2 लाख लीटर का, और ओवरहेड हमारा 10,000 का रहता है। और उस केस में लेने होंगे तो वो हम टेबल आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये वो टेबल है जिसमें पंप की कैपेसिटी और नंबर ऑफ पंप्स की रिक्वायरमेंट दी हुई है, आप देख सकते हैं। ये C010, C011, 12 वो कैटेगरी थी दोस्तों जिसमें बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर से ऊपर थी। उस केस में हमें 2 इलेक्ट्रिक और 1 डीजल पंप देना होता है और 2 जॉकी पंप देने होते हैं, एक हाइडेंट पंप के साथ और एक स्प्रिंगलर पंप के साथ। फिर आगे लिखते हैं कि नोट 22 और 23 भी देखो। 22 और 23 में अगर नंबर ऑफ हाइडेंट 100 से ऊपर हैं, उस केस में हमारे 2 सेट लग जाते हैं। 2 सेट का मतलब ये है कि 100 से ऊपर हाइडेंट हैं तो पंप की कैपेसिटी, जो भी अंडरग्राउंड पंप की कैपेसिटी वो डबल हो जाती है और डीजल पंप एक ऐड हो जाता है। ये 22 और ये हमारा नोट 22 और नोट 23 ये कहता है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और थी, नोट 13, जो कि इन्होंने अबव 60 मीटर इन हाइट में मेंशन किया था। नोट 13 के हिसाब से दोस्तों अगर 60 मीटर से ऊपर बिल्डिंग है तो हमारे हाई प्रेशराइज पंप लगते हैं इसमें, जो कि हमें मल्टी स्टेज मल्टी आउटलेट पंप्स कंसीडर करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिक पंप और स्प्रिंकलर पंप दोनों ही। दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारी बिल्डिंग आती है एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशन बिल्डिंग यानी कॉलेज और स्कूल्स, ये एजुकेशन बिल्डिंग में आते हैं। दोस्तों हम देखेंगे कि फायर फाइटिंग सिस्टम एजुकेशन बिल्डिंग में कैसे प्रपोज किया जाता है एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016। दोस्तों ये टेबल जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें हम एजुकेशन बिल्डिंग का देखेंगे कि फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे है, मतलब G+1 2 3 स्टोरेज है, मतलब लेस देन 15 मीटर से नीचे है, तो उस केस में दोस्तों आप ये देखिए कि वेट राइजर सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड, डाउन कमर सिस्टम भी नॉट रिक्वायर्ड है। उस केस में खाली होज रील रिक्वायर्ड है। मतलब उस केस में अगर 15 मीटर से नीचे है हमारी बिल्डिंग की हाइट, तो उस केस में हमें टेरिस पे 10,000 का टैंक देना होगा 450 LPM पंप के साथ, और वहीं से हमारा एक डाउन टेक पाइप आएगा जिससे होज रील कनेक्ट हो जाएगी। इसमें ना ही हमें FSC देनी है, सिर्फ होज रील देनी है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जहां टेरिस टैंक 10,000 लीटर लिखा हुआ है, वहीं ब्रैकेट में 5,000 लीटर भी है, जिसमें आगे C06 लिखा हुआ है। तो C06 हम देख लेते हैं क्या कहता है। दोस्तों C06 हमारा ये कहता है कि अगर इस बिल्डिंग में बेसमेंट है और बेसमेंट का एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, तो ये 5,000 की वैल्यू और ऐड हो जाएगी, मतलब 15,000 लीटर का टैंक हो जाएगा और 450 + 450 900 LPM का पंप हो जाएगा अगर बेसमेंट है। अगर बेसमेंट नहीं है तो जो रिक्वायरमेंट ये ऊपर दी हुई है
यही रहेगी, मतलब 10,000 लीटर का टैंक रहेगा फायर का और 450 एलपीएम का पंप। दोस्तों आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे। अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर है और 24 मीटर से नीचे है। दोस्तों इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारा डाउन कमर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मतलब डाउन कमर सिस्टम यहाँ देना पड़ेगा 25,000 लीटर टैंक के साथ विद 900 एलपीएम पंप। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस केस में 15 और 24 मीटर की अगर बिल्डिंग की हाइट है, इस केस में अगर हम शुरुआत से बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर आर रिक्वायर्ड, होज रील, फर्स्ट एड होज रील भी रिक्वायर्ड है, वेट राइजर सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कमर सिस्टम रिक्वायर्ड। आर मीन्स रिक्वायर्ड एंड आर मीन्स नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों वहीं डाउन कमर के बाद आता है यार्ड हाइड्रेंट, ये नॉट रिक्वायर्ड है। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर की अगर बात करें इस केस में हम, तो वहाँ ये कहता है C04 देखो, तो हम C04 देख लेते हैं। दोस्तों C04 ये कहता है कि अगर बेसमेंट है, बेसमेंट इंक्लूड है तो, और बेसमेंट का एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, तो उस केस में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर आएंगे, वरना नहीं। दोस्तों इस टेबल में हम आगे चलते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड फायर अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है, अंडरग्राउंड टैंक नॉट रिक्वायर्ड, ओवरहेड टैंक रिक्वायर्ड। जैसे कि हमने बताया कि 25,000 लीटर का टैंक आएगा फायर का, और अंडरग्राउंड पंप्स आप देख सकते हैं आगे नॉट रिक्वायर्ड है, और टेरिस पे पंप टैंक के साथ 900 एलपीएम का रिक्वायर्ड है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं कि अगर एजुकेशन बिल्डिंग की हाइट 24 मीटर से ऊपर है और 30 मीटर से नीचे है, तो उस केस में फायर फाइटिंग सिस्टम क्या रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टेबल से कि उस केस में हमारा अंडरग्राउंड टैंक आ जाएगा 50,000 का, और 5,000 का ओवरहेड टैंक आ जाएगा, 5,000 लीटर का ओवरहेड टैंक आ जाएगा फायर का। तो दोस्तों हम शुरुआत से टेबल को देख लेते हैं। 24 मीटर और 30 मीटर के बीच में अगर बिल्डिंग आएगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एड होज रील ये भी रिक्वायर्ड है, वेट राइजर सिस्टम आएगा दोस्तों इस केस में रिक्वायर्ड है, डाउन कमर सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है। अगर वेट राइजर सिस्टम आ जाएगा तो डाउन कमर नहीं आएगा, जाहिर है। दोस्तों उसके बाद यार्ड हाइड्रेंट मतलब एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। दोस्तों इस केस में भी अगर बेसमेंट है तो स्प्रिंकलर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बेसमेंट है और उसका एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम प्रपोज किया जाएगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम ये रिक्वायर्ड है, डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है। दोस्तों अगर वाटर सप्लाई में देखें तो अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर स्टोरेज टैंक जो कि कंबाइन होता है फॉर वेट राइजर, यार्ड हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर के लिए, वो 50,000 लीटर का टैंक रिक्वायर्ड है यहाँ। वहीं छत पर टेरिस पर 5,000 लीटर टैंक की रिक्वायरमेंट है फायर के। दोस्तों अगर हम पंपिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो पंप अंडरग्राउंड टैंक में ये कहता है अंडरग्राउंड पंप्स आएंगे C014। ये हम देख लेते हैं C014 क्या कहता है। तो दोस्तों इसमें आप C014 देख सकते हैं, ये कहता है प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट ऑफ पंप्स। एक सेट हमें पंप का एक सेट देना है जिसमें एक इलेक्ट्रिक पंप रहेगा हमारा, यानी कि हाइड्रेंट पंप रहेगा, और एक डीजल पंप रहेगा 1620 एलपीएम का, और एक जॉकी पंप रहेगा 180 एलपीएम का हाइड्रेंट पंप के लिए। और ये इसी में पॉइंट में आगे ब्रैकेट में लिखता है सी ऑल्सो नोट्स 22 एंड 23। दोस्तों आपको बताते चलें कि नोट 22 और 23 ये तब लागू होते हैं कि अगर जब हमारे 100 से ऊपर हाइड्रेंट बिल्डिंग के अंदर आते हैं, बिल्डिंग के अंदर या फिर हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर सिंगल सेट ऑफ पंप से 100 से ऊपर अगर हाइड्रेंट होंगे तो वहाँ सी नोट 22 और 23 लागू होता है। तो दोस्तों ये हमने बात की एजुकेशनल बिल्डिंग जिसमें हमारे स्कूल और कॉलेजेस आते हैं, उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे प्रपोज करते हैं उसके बारे में। दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारी बिल्डिंग आती है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग।
तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016। दोस्तों पहले आपको ये बता दें कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में हमारे हॉस्पिटल्स, इन्फर्मरीज, नर्सिंग होम्स और कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन मतलब ओल्ड एज होम्स, पेनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूशन मतलब जेल्स, प्रिजन्स, मेंटल हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हमारे आते हैं। दोस्तों एनबीसी ने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें इसने C1 में हॉस्पिटल, सैनिटोरिया एंड नर्सिंग होम्स को रखा है। वहीं C2 में कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन को रखा है, जिसमें ओल्ड एज होम्स हमारे ये सब आते हैं। और तीसरे नंबर पे पेनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूशन को रखा है C3। और इसी कैटेगराइज के हिसाब से फायर फाइटिंग सिस्टम को प्रपोज करने के लिए बताया है। तो दोस्तों अब हम टेबल की तरफ देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम में क्या क्या प्रपोज करना है। तो सबसे पहले C1 कैटेगरी, जिसमें हॉस्पिटल्स, सैनिटोरिया एंड नर्सिंग होम्स हमारे आते हैं, उसकी बात करते हैं। दोस्तों उसमें सबसे पहले अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे है और प्लॉट एरिया अप टू 1000 स्क्वायर मीटर है, तो उस कैटेगरी में दिया हुआ है कि अगर G+1 है बिल्डिंग और उसमें बेड नहीं है, तो उस केस के अंदर टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में फायर में सिर्फ हमारे फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। अगर बेड नहीं है तो सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर देने होंगे हमें, ना ही हमारा ओवरहेड टैंक आएगा फायर का, ना ही अंडरग्राउंड टैंक आएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ना ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है C06, मतलब वही कि अगर बेसमेंट है तो उस केस में हमें 5000 का टैंक देना होगा छत पर 450 LPM पंप के साथ, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। अप टू ग्राउंड +1 स्टोरे विद बेड्स, अगर G+1 स्टोरे है और बेड्स भी हैं हॉस्पिटल में, उस केस में दोस्तों 5000 लीटर का हमारा टैंक आएगा छत पर 450 LPM पंप के साथ। तो टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। उस केस में हमारी फर्स्ट एड होजरी लाएगी, ना डाउन कमर सिस्टम आएगा, ना वेट राइजर सिस्टम आएगा, और ना ही ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम आएगा। तो बस टैंक से हमारा एक डाउन टेक पाइप आएगा 950 LPM पंप के साथ, और वो फर्स्ट एड होजरी को फीड करेगा इस कैटेगरी में। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे हम देखते हैं ग्राउंड +2 और मोर स्टोरे विद नो बेड्स। अगर G+2 स्टोरे है और बेड नहीं है, तो इस केस में दोस्तों 10,000 लीटर का हमारा फायर का टैंक आएगा छत पर 900 LPM पंप के साथ। और अगर टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में हम देखें तो इस केस में हमारा डाउन कमर सिस्टम आएगा G+2 में। फर्स्ट एड होज रील भी आएगी, फायर एक्सटिंग्विशर भी आएंगे, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर तब आएंगे अगर बेसमेंट होगा और उसका इस एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इस टेबल में इजीली R मतलब रिक्वायर्ड, NR मतलब नॉट रिक्वायर्ड है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जिसमें ग्राउंड +2 और मोर स्टोरे विद बेड्स। G+2 और 2 से ऊपर फ्लोर हैं बेड्स के साथ, तो उस केस में हमारा यहाँ वाटर सप्लाई में अंडरग्राउंड टैंक आ जाएगा फायर का 75,000 लीटर का, और 10,000 का ओवरहेड टैंक आएगा 10,000 लीटर का। और पंपिंग कैपेसिटी में हमारे अंडरग्राउंड पंप आएंगे टैंक के साथ। उसके लिए हमें C014 देखना है, जिसमें हमारा C014 ये कहता है कि इसमें एक पंप सेट हमें देना है, जिसमें एक हमारा हाइड्रेंट पंप होगा, एक डीजल पंप होगा, दोनों ही 1620 LPM के होंगे, और एक जॉकी पंप होगा जो 180 LPM का होगा हाइड्रेंट के लिए। दोस्तों उसके बाद आगे चलते हैं। अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे है और प्लॉट का एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, तो उस केस में हमारा 1 लाख लीटर का अंडरग्राउंड टैंक आएगा और 10,000 लीटर का ओवरहेड टैंक आएगा फायर का। और अंडरग्राउंड पंप आएंगे हमारे C014, मतलब एक हाइड्रेंट पंप आएगा हमारा 1620 LPM का, एक डीजल पंप आएगा हमारा, और एक जॉकी पंप आएगा हमारा। और इस केस में हमारे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम प्रपोज होगा और वेट रेजर सिस्टम आएगा।
दोस्तों आगे चलते हैं। अगर बिल्डिंग की हाइट, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर है और 24 मीटर से नीचे है, तो उस केस में हमारा 1.5 लाख लीटर का टैंक आएगा फायर का अंडरग्राउंड, और 20,000 लीटर का टैंक आएगा हमारा छत पर ओवरहेड। और हमारे अंडरग्राउंड पंप्स आएंगे। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं C010 लिखा हुआ है, जिसमें C010 हमारा ये कहता है कि हमारा एक सेट ऑफ पंप आएगा, जिसमें हमारा एक हाइड्रेंट पंप होगा इलेक्ट्रिक 2280 LPM का, और एक डीजल पंप होगा हमारा 2280 LPM का, और एक जॉकी पंप होगा 180 LPM का हाइड्रेंट पंप के लिए। दोस्तों इस कैटेगरी में अगर हम देखें 15 से 24 मीटर की हाइट के बीच में टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में हमारा, तो इसमें हमारा वेट राइजर सिस्टम आएगा, जिसमें हमारे स्प्रिंकलर भी आएंगे, यार्ड हाइड्रेंट भी हमें देने होंगे, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा, और ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी आएगा। फर्स्ट एड होज रील भी आएगी और फायर एक्सटिंग्विशर भी आएंगे, मतलब प्रॉपर FSC हमें देनी होगी। दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगर हमारी इस इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की हाइट 24 मीटर से ऊपर होगी और 45 मीटर से नीचे होगी, मतलब 24 और 45 मीटर के बीच में आएगी, तो उस केस में हमें 2 लाख लीटर का टैंक फायर का देना होगा एज पर द NBC, और ओवरहेड टैंक छत पर हमें 20,000 लीटर का टैंक देना होगा। और पंप कैपेसिटी के लिए ये कहते हैं C011। तो दोस्तों C011 हमारा ये कहता है कि इस केस में हमें एक सेट ऑफ पंप देना है अंडरग्राउंड टैंक के साथ, जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रिक पंप आएगा हाइड्रेंट पंप, मतलब 2280 LPM का, एक स्प्रिंकलर पंप आएगा 2280 LPM का जो स्प्रिंकलर को फीड करेगा, एक डीजल पंप आएगा 2280 LPM का, और 2 जॉकी पंप आएंगे 180 LPM के, मतलब टोटल 5 पंप होंगे ये। इसी पॉइंट में ये आगे कहता है कि सी ऑल्सो नोट 22 और 23, मतलब अगर इस बिल्डिंग में 100 से ऊपर अगर हाइड्रेंट होंगे, तो उस केस में हमारे डीजल पंप 2 हो जाएंगे एज पर द नोट 22 और 23। दोस्तों इस केस में आप देख सकते हैं 24 मीटर से ऊपर में एक हमारा एडिशनल पंप स्प्रिंकलर पंप आएगा, जो हमारा सेपरेट स्प्रिंकलर को फीड करेगा। बाकी इससे ऊपर वाले में हाइड्रेंट पंप भी चल रहे थे हमारे, स्प्रिंकलर पंप नहीं आए थे 24 मीटर से नीचे तक। दोस्तों अगर इस कैटेगरी में 24 और 45 मीटर की हाइट की कैटेगरी में देखें टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, तो इसमें वेट राइजर सिस्टम हमें देना होगा, जिसमें हमारे स्प्रिंकलर भी आएंगे, यार्ड हाइड्रेंट भी आएंगे, ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा, ऑटोमेटिक डिटेक्शन अलार्म सिस्टम भी आएगा। तो दोस्तों ये हमने बात की इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की, कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम एज पर द NBC 2016 कैसे प्रपोज करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रुप D असेंबली बिल्डिंग्स की। असेंबली बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016। तो दोस्तों आइए जानते हैं पहले कि असेंबली बिल्डिंग्स में कौन कौन सी हमारी बिल्डिंग्स आती हैं। दोस्तों असेंबली बिल्डिंग्स में हमारे थिएटर्स, मोशन पिक्चर्स, असेंबली हॉल्स, ऑडिटोरियम, एग्जीबिशन हॉल्स, म्यूज़ियम, जिम, हमारे रेस्टोरेंट, डांस हॉल, क्लब रूम्स, पैसेंजर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सभी जो भी गैदरिंग की चीज़ें हमारी प्लेसेस हैं, वो सारी हमारी असेंबली बिल्डिंग्स में आती हैं। तो दोस्तों NBC ने असेंबली बिल्डिंग्स को 7 सब डिवीज़न में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले D1 हमारा आता है। D1 में वो बिल्डिंग्स आती हैं जिसमें 1000 बंदों से ज़्यादा की गैदरिंग हो, मतलब उसमें 1000 से ज़्यादा सीट्स हों, ऐसा ऑडिटोरियम जिसमें 1000 से ज़्यादा सीट्स हों, वो D1 में आएगा। सब डिवीज़न D2 में वो जिसमें 1000 से नीचे हमारे पर्सनस हो, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो हो वो 1000 से नीचे हो, वो सब डिवीज़न D2 में आएगा। दोस्तों सब डिवीज़न D3 में रखा है जिसमें हमारी पॉपुलेशन 300 से ऊपर हो, मतलब वहाँ पर परमानेंट सीटिंग का अरेंजमेंट ना हो, जैसे हमारे असेंबली हॉल्स वगैरह आ गए,
जिसमें 300 से ऊपर अगर पॉपुलेशन है वो D3 में सब डिवीज़न में आएगा। D4 में वो कैटेगरी आएगी जिसमें 300 हमारे पॉपुलेशन 300 से नीचे हो। दोस्तों उसके बाद हमारी सब डिवीज़न आता है D5, जिसमें D1 से लेके D4 तक जो बिल्डिंग्स इंक्लूड नहीं होती तो वो इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे। दोस्तों उसके बाद सब डिवीज़न D6, जिसमें हमारे वो बिल्डिंग्स आती हैं जिसमें हमारे शॉपिंग मॉल्स, मतलब असेंबली बिल्डिंग के साथ साथ हमारी सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और शॉपिंग मॉल्स हों तो वो। और दोस्तों हमारा सब डिवीज़न D7 में आता है अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड मेट्रो स्टेशंस। दोस्तों ये तो हमने बात करी कि असेंबली बिल्डिंग्स में कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स की असेंबली बिल्डिंग्स हमारी होती हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि फायर रेटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है एज पर द NBC 2016। तो अगर असेंबली बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर से नीचे है तो उसमें दो कैटेगरी आती हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहले अगर 300 पर्सनस है, मतलब 300 की पॉपुलेशन है या उससे कम, तो उस केस में हमारा सबसे पहले हम देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है। R मतलब रिक्वायर्ड, NR मतलब नॉट रिक्वायर्ड। फिर फर्स्ट एड होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कमर सिस्टम रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर नॉट रिक्वायर्ड है। C-Note 4। दोस्तों हमारा C-Note 4 ये कहता है कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट है और बेसमेंट का एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आता है मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम, ये रिक्वायर्ड है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम ये नॉट रिक्वायर्ड है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वाटर सप्लाई की, जिसमें अंडरग्राउंड टैंक नॉट रिक्वायर्ड है, ओवरहेड टैंक रिक्वायर्ड है 20,000 का, ब्रैकेट में 5,000 लिखा हुआ है। C-Note 6। दोस्तों C-Note 6 भी हमारा ये कहता है कि अगर बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट है और बेसमेंट का एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये इसमें ऐड हो जाएगी 20,000 में, मतलब टोटल 25,000 ओवरहेड टैंक की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। दोस्तों आगे हम देखते हैं पंपिंग कैपेसिटी। अंडरग्राउंड टैंक नॉट रिक्वायर्ड, तो अंडरग्राउंड पंप भी नॉट रिक्वायर्ड है। टेरिस टैंक रिक्वायर्ड है, टेरिस पंप के साथ 450 LPM। और दोस्तों ब्रैकेट में जो 450 LPM है वो अगर स्प्रिंकलर होंगे, बेसमेंट होगा तो स्प्रिंकलर होंगे तो फिर हमारा पंप की कैपेसिटी 900 LPM हो जाएगी, अदरवाइज 450 LPM की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों हम आगे चलते हैं कि अगर 300 पर्सन से ऊपर हैं, मतलब 10 मीटर से नीचे बिल्डिंग की हाइट में 300 बंदे हैं या उनसे उससे ज़्यादा हैं हमारे, तो उस केस में क्या रिक्वायरमेंट है फायर की। तो दोस्तों उस केस में लगभग हमारी जैसे हमारे 300 पर्सन मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस हमारी ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी 25,000 हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी 25,000 हो जाएगी, 900 LPM का पंप हो जाएगा छत पर हमारा। बाकी वही सिस्टम रहेगा जो कि 300 पर्सन से नीचे वाले में, ऊपर वाले में था, लेस देन 10 मीटर इन हाइट में। तो दोस्तों अब दूसरे नंबर पे चलते हैं असेंबली बिल्डिंग्स में, जिसमें अगर हमारी बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर से ऊपर और 15 मीटर से नीचे हुई, मतलब 10 और 15 मीटर के बीच में अगर हाइट है असेंबली बिल्डिंग की, तो उस केस में फायर का सिस्टम क्या प्रपोज करना होगा वो ये टेबल नंबर 7 में हम दोबारा देखते हैं। उस केस में दोस्तों आप देख सकते हैं वेटराइजर सिस्टम हमारा रिक्वायरमेंट है, इसकी वेटराइजर सिस्टम आ जाएगा फायर का। और डाउन कवर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट नहीं आएंगे उस केस में। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है, C-Note 4। मतलब इस केस में भी अगर बेसमेंट है और बेसमेंट का एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो स्प्रिंकलर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और दोस्तों इस केस में सबसे मेन चीज़ ये 10 से 15 मीटर की हाइट अगर बिल्डिंग के बीच की हुई तो उस केस में हमारा अंडरग्राउंड टैंक आ जाएगा 1,00,000 का। अंडरग्राउंड टैंक स्टैटिक स्टोरेज कंबाइन कैपेसिटी फॉर वेटराइजर, यार्ड हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर पर सेट ऑफ पंप। मतलब जो हमारा वेटराइजर सिस्टम के लिए या हाइड्रेंट के लिए और स्प्रिंकलर के लिए होगा अगर रिक्वायरमेंट है स्प्रिंकलर की। तो दोस्तों
और हमारा छत पर टेरिस पे 5,000 लीटर की टैंक की रिक्वायरमेंट होगी फायर की। अब हम देखते हैं पंप्स के लिए कहते हैं कि C010, तो हम C010 में देख लेते हैं। तो दोस्तों C010 में साफ लिखा हुआ है कि अंडरग्राउंड टैंक के साथ हमारे 3 पंप की रिक्वायरमेंट है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक मतलब एक हाइड्रेंट पंप, एक डीजल पंप जिसकी कैपेसिटी 2280 एलपीएम रहेगी, और एक जॉकी पंप जिसकी कैपेसिटी 180 एलपीएम रहेगी। और दोस्तों इस केस में इन्होंने 450 एलपीएम का ओवरहेड टैंक के साथ पंप भी दिया हुआ है, कि जो कि वो भी अगर 10 से 15 मीटर के बीच में असेंबली बिल्डिंग है वो भी देना होगा एज पर द एनबीसी रिक्वायरमेंट। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ऊपर वाले पंप की रिक्वायरमेंट 450 एलपीएम दिखाई हुई है, हम ना भी दें तो भी चल जाता है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो प्रेशराइज रहेगा नीचे के पंप के द्वारा। तो कई बार फायर ऑफिसर्स जो हैं वो इस चीज़ को अप्रूव कर देते हैं विदाउट द टेरिस पंप, जो कि ये 450 एलपीएम का ये मेंशन हुआ है यहाँ पर। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अगर असेंबली बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से 24 मीटर के बीच में हुई तो उस केस में फायर की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों उस केस में हमारा वेटर सिस्टम आ जाएगा। स्प्रिंकलर हर फ्लोर पर आ जाएंगे, बेसमेंट हो या ना हो स्प्रिंकलर हमें देने पड़ेंगे। हमारा फायर अलार्म सिस्टम आ जाएगा मैनुअली ऑपरेटेड, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम आ जाएगा, और हमारा अंडरग्राउंड टैंक की 1.5 लाख की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, जो कि हमारे लिए कंबाइन कैपेसिटी होगी फॉर वेटराइजर, यार्ड हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए। और हमारा टेरिस पे 10,000 लीटर का टैंक आ जाएगा, मतलब देना होगा हमें। और ये आगे लिखते हैं पंप के लिए C010, जो कि अभी हमने पिछले वाले पॉइंट में देखा कि 3 पंप की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें एक हमारा इलेक्ट्रिक, एक डीजल और एक जॉकी। इलेक्ट्रिक और डीजल 2280 एलपीएम के होंगे, और जॉकी पंप हमारा 180 एलपीएम की रिक्वायरमेंट होगी पंप की। दोस्तों असेंबली बिल्डिंग के जो हम 4th पॉइंट पे देखते हैं, अगर हमारी बिल्डिंग की हाइट 24 मीटर से ऊपर हुई और 30 मीटर से नीचे हुई, मतलब 24 से ऊपर 30 मीटर तक, तो उस केस में फायर का क्या सिस्टम होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं उस केस में हमारा अंडरग्राउंड टैंक कैपेसिटी 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, कि हमें 2 लाख का टैंक फायर का देना होगा अंडरग्राउंड, और 20,000 लीटर का टैंक जो है वो हमें छत पर मतलब टेरिस पे देना होगा। वहीं आगे लिखते हैं पंप में C011। तो दोस्तों देख लेते हैं C011 क्या कहता है। C011 कहता है कि जिसमें हमारे 5 पंप की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारे एक इलेक्ट्रिक पंप, एक स्प्रिंकलर पंप जिसकी दोनों की कैपेसिटी 2280 एलपीएम रहेगी, और एक डीजल पंप की कैपेसिटी 2280 एलपीएम रहेगी, और 2 जॉकी पंप 180 एलपीएम के आएंगे। जॉकी पंप एक हाइड्रेंट के लिए होगा और एक स्प्रिंकलर के लिए होगा, टू ओवरकम द प्रेशर लॉसेस, मतलब प्रेशर जो लॉस होगा उसको मेंटेन करने के लिए हम जो जॉकी पंप यूज़ करते हैं उसके लिए। दोस्तों इसमें हमें टेरिस पे कोई पंप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों आप असेंबली बिल्डिंग में देख सकते हैं कि 30 मीटर से ऊपर में नहीं दिया हुआ, मतलब 30 मीटर से ऊपर कोई असेंबली बिल्डिंग कंसीडर नहीं की जाती है एज पर द एनबीसी 2016। तो दोस्तों असेंबली बिल्डिंग के बी पॉइंट में देख लेते हैं। बी पॉइंट में D6 ये लिखते हैं। D6 अभी हमने आपको बताया था कि D6 कैटेगरी सब डिवीजन में वो बिल्डिंग्स आती हैं जिसमें हमारे शॉपिंग मॉल्स, उस असेंबली बिल्डिंग में शॉपिंग मॉल्स भी हों, मतलब मर्केंटाइल मतलब शॉप्स वगैरह भी आ रही हों हमारी, सिनेमा हो, मल्टीप्लेक्स हो, रेस्टोरेंट हो, फूड कोर्ट हो, जो कि हम एक मॉल कह देते हैं हमारा, बेसिकली मॉल। तो मॉल जो है वो हमारा D6 के सब डिवीजन में आता है असेंबली बिल्डिंग में। उस केस में दोस्तों 2 लाख लीटर की फायर टैंक की रिक्वायरमेंट होगी अंडरग्राउंड, और 20,000 की ओवरहेड होगी। और उस केस में हमारा वेटर सिस्टम आ जाएगा, स्प्रिंकलर हर फ्लोर पे देने होंगे हमें, और पंप्स नोट 12 ये कहता है। तो दोस्तों नोट 12 में हमारे 5 पंप आएंगे, जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रिक पंप मतलब एक हाइड्रेंट, एक स्प्रिंकलर पंप, एक डीजल पंप, और 2 जॉकी पंप 180 एलपीएम के, और हमारे हाइड्रेंट स्प्रिंकलर 2850 एलपीएम के। नोट 12 ये कहता है हमें। और दोस्तों हम इसमें बताते चलें कि अगर हमारे बिल्डिंग में हाइड्रेंट 100 से ऊपर है तो उस केस में डीजल पंप हमें 2 देने पड़ जाते हैं,
और हमारी अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये जो D6 में कैपेसिटी दी हुई है 2 लाख, अगर इस बिल्डिंग में इस मॉल के अंदर 100 से ऊपर हाइडेंट होंगे हमारे, तो अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी होगी 4 लाख। और पंप जो हमने 5 पढ़े हैं ये नोट 12 में, ये पंप हो जाएंगे हमारे 6, जिसमें हमारे एक हाइडेंट 2850 LPM, एक किसी स्प्रिंकलर 2850 LPM, और जो एक डीजल लिखा हुआ है वो 2 डीजल हो जाएंगे 2850 LPM, और 2 जॉकी 180 LPM के। दोस्तों ये हमने असेंबली बिल्डिंग के बारे में जाना कि असेंबली बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज पर द हाइट। दोस्तों अब हम बात करते हैं बिजनेस बिल्डिंग ग्रुप ई की। बिजनेस बिल्डिंग हमारी कौन कौन सी होती है और फायर फाइटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस बिल्डिंग में एज पर द NBC नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस बिल्डिंग में हमारी कौन कौन सी बिल्डिंग्स आती हैं। तो दोस्तों NBC ने बिजनेस बिल्डिंग्स को 5 सब डिवीजन में कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहले E1 रखा है, जिसमें E1 में हमारे ऑफिसेज, बैंक्स, प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट लाइक जैसे ऑफिस ऑफ आर्किटेक्ट का ऑफिस हुआ, इंजीनियर का ऑफिस हुआ, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन, ये सभी हमारी बिजनेस बिल्डिंग कहलाती हैं E1 कैटेगरी की। दूसरा हमारा सब डिवीजन E2 है, जिसमें हमारे लेबोरेटरीज आ जाती हैं, आउटडोर क्लिनिक आ जाते हैं, लाइब्रेरीज आ जाती हैं। ये हमारी सब डिवीजन E2 में बिजनेस बिल्डिंग कहलाती हैं। दोस्तों उसके बाद सब डिवीजन E3 है, जिसमें हमारी IT कॉल सेंटर्स वगैरह आ जाते हैं। फिर सब डिवीजन E4 में टेलीफोन एक्सचेंज सेंटर आ जाते हैं। सब डिवीजन E5 में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, TV स्टेशंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स, ये जो ऑफिस टावर्स कहलाते हैं, ये सब डिवीजन E5 में आ जाते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगर बिजनेस बिल्डिंग हमारी 10 मीटर से हाइट नीचे है बिजनेस बिल्डिंग की, तो उस केस में फायर का सिस्टम क्या होता है। उस केस में हम देख लेते हैं कि हमारा वेट सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कमर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मतलब उस केस में हमें डाउन कमर सिस्टम देना होता है। स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है C04, मतलब अगर इस बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट है और बेसमेंट का एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो हमें स्प्रिंकलर देने होंगे, ये C04 ये कहता है। दोस्तों 10 मीटर से नीचे अगर बिजनेस बिल्डिंग है तो उस केस में खाली हमें टेरिस पे फायर का टैंक देना होता है 10,000 लीटर का 450 LPM पंप के साथ। ये जो आप ब्रैकेट में वैल्यूज देख रहे हैं 5,000 टैंक की, ये तब देनी होती है कि अगर बेसमेंट है और बेसमेंट का एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, तो ये 5,000 10,000 में ऐड होकर 15,000 लीटर की कैपेसिटी हो जाती है ओवरहेड टैंक की। और उस केस में फिर हमें 900 LPM का पंप देना होता है, जो कि ब्रैकेट में 450 और फिर प्लस 450 हो जाता है। दोस्तों अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं बिजनेस बिल्डिंग की, कि अगर बिजनेस बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर से ऊपर है और 15 मीटर से नीचे है, तो उस केस में आप देखिए कि उस केस में हमें वेट सिस्टम देना होता है। दोस्तों आपको बताते चलें, वेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पंप्स नीचे लगे होते हैं अंडरग्राउंड टैंक के साथ। और जैसे ऊपर वाले आपने पॉइंट में देखा था डाउन कमर सिस्टम था, उस केस में हमें खाली टेरिस पे हमारा पंप होता है टेरिस के टैंक के साथ, तो वो डाउन कमर सिस्टम कहलाता है। तो दोस्तों इस केस में 10 से 15 मीटर हाइट के बीच की केस में हम देख सकते हैं कि वेटर सिस्टम रिक्वायर्ड है, डाउन कमर सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइट नॉट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड इफ द बेसमेंट एरिया नॉट फॉर, वही कहता है कि अगर बेसमेंट का एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो स्प्रिंकलर आएंगे, नहीं तो नहीं। और दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इस केस में हमें 10 से 15 मीटर की हाइट के बीच के केस में हमें अंडरग्राउंड टैंक देना पड़ जाता है 50,000 लीटर का बिजनेस बिल्डिंग में, और टेरिस पे हमें 5,000 लीटर का टैंक देना पड़ता है। और ये पंप कहता है C014। तो दोस्तों ये C014 ये कहता है कि इस केस में हमें 3 पंप चाहिए होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिक रहेगा, एक डीजल रहेगा और एक जॉकी रहेगा। इलेक्ट्रिक और डीजल पंप की कैपेसिटी 1620 LPM रहेगी और जॉकी पंप हमारा 180 LPM का रहेगा। दोस्तों आगे चलते हैं, उसके बाद ये लिखता है कि 450 LPM का पंप भी चाहिए टेरिस पर। अब टेरिस के टैंक के साथ 5,000 लीटर टैंक के साथ 450 LPM का पंप ऊपर भी देना पड़ेगा इस केस में।
दोस्तों अब हम आगे चलते हैं कि अगर बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर हुई और 24 मीटर से नीचे हुई, मतलब 15 और 24 मीटर के बीच में हुई, तो उस केस में टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में हम देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड देना पड़ेगा, फर्स्ट एड होज रील देनी पड़ेगी, वेटर सिस्टम प्रपोज हो जाएगा, देना पड़ेगा, डाउन कमर सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइडेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है, मतलब हर फ्लोर पे अब स्प्रिंकलर देने पड़ेंगे चाहे बेसमेंट हो या ना हो। इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड टैंक कैपेसिटी 1 लाख लीटर रिक्वायर्ड है, मतलब 1 लाख लीटर का टैंक फायर का हमें देना होगा और 10,000 लीटर का टेरिस पे देना होगा। अंडरग्राउंड पंप के लिए कहता है सी नोट 10 देखो, तो हम सी नोट 10 देख लेते हैं दोस्तों। सी नोट 10 ये कहता है कि हमें इसमें 3 पंप देने होंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रिक, एक डीजल और एक जॉकी रहेगा। इलेक्ट्रिक और डीजल पंप 2280 एलपीएम के रहेंगे और जॉकी पंप हमारा 180 एलपीएम का रहेगा। मतलब एक सेट ऑफ पंप रहेगा जिसमें ये 3 पंप हमारे आएंगे। ये सी नोट 10 में आगे ये अपना सी ऑल्सो नोट्स 22 और 23 को भी कहता है। दोस्तों हम बताते चलें कि बाई नोट 22 और 23 ये कहता है कि अगर कोई भी बिल्डिंग है, जैसे हमारी इसी कैटेगरी के बारे में बात करें, उसमें 100 से ऊपर हाइडेंट हमारे आ गए, तो उस केस में अंडरग्राउंड टैंक की रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी और एक डीजल पंप एडिशन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं चौथे नंबर पर, जिसमें अगर बिल्डिंग की हाइट 24 मीटर से ऊपर है और 30 मीटर से नीचे है, मतलब 24 और 30 मीटर के बीच में है अगर बिजनेस बिल्डिंग हमारी, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एड होज रील भी हमें देनी पड़ेगी, वेटर सिस्टम रिक्वायर्ड, डाउन कमर सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी रिक्वायर्ड है, और उस केस में हमें 1.5 लाख लीटर का फायर का टैंक देना होगा अंडरग्राउंड, और 20,000 लीटर का हमें टेरिस पे टैंक देना होगा। अंडरग्राउंड पंप्स के लिए कहता है नोट 11 देखो, तो दोस्तों नोट 11 देख लेते हैं। नोट 11 ये कहता है कि इसमें हमें एक इलेक्ट्रिक, मतलब दो इलेक्ट्रिक, एक हाइड्रेंट पंप, एक स्प्रिंकलर पंप 2280 एलपीएम का, एक डीजल पंप 2280 एलपीएम का और 2 जॉकी पंप 180 एलपीएम के देने होंगे, मतलब एक पंप ऑफ सेट देना होगा जिसमें हमारे 5 पंप आएंगे। तो दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं बिजनेस बिल्डिंग की, जो पॉइंट 5 है। अगर बिजनेस बिल्डिंग 30 मीटर से ऊपर है, मतलब अबव 30 मीटर इन हाइट है, तो उस केस में बिजनेस बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो दोस्तों उस केस में देख लेते हैं कि लगभग हमारी वही रिक्वायरमेंट है जो 24 से 30 मीटर में थी। वेटर सिस्टम इसमें आ जाएगा, स्प्रिंकलर हर फ्लोर पे आ जाएंगे, और इस केस में हमारी अंडरग्राउंड टैंक कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब 2 लाख लीटर का हमें टैंक देना होगा अंडरग्राउंड, 20,000 लीटर टैंक देना होगा हमें टेरिस पर। और दोस्तों इस केस के लिए पंप अंडरग्राउंड पंप्स के लिए कहता है सी नोट 12 देखो, तो हम देख लेते हैं सी नोट 12। तो दोस्तों नोट 12 हमारा ये कहता है कि इसमें हमें एक सेट ऑफ पंप देना होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रिक पंप, एक डीजल पंप और 2 जॉकी पंप आएंगे। 2 इलेक्ट्रिक पंप मतलब एक हाइड्रेंट पंप, एक स्प्रिंकलर पंप और एक डीजल पंप, जो कि हमारे 2280 एलपीएम के होंगे, और 2 जॉकी पंप जो हमारे 180 एलपीएम के होंगे। और ये आगे लिखता है सी ऑल्सो नोट 22 एंड 23, मतलब 22 और 23 नोट वही कहता है कि अगर इस बिल्डिंग में 100 से ऊपर हाइडेंट हुए, तो उस केस में हमारी अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी डबल हो जाएगी, मतलब 2 लाख की जगह 4 लाख लीटर हो जाएगी, और एक डीजल पंप बढ़ जाएगा, मतलब जो कि हमारे जो 5 पंप का सेट था एक, तो उसमें 6 पंप हो जाएंगे, 2 डीजल पंप हो जाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों डीजल पंप हम देते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फेलियर, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वहाँ उस केस में हमारा डीजल पंप काम करता है। तो दोस्तों ये हमने जाना कि बिजनेस बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है एज पर द एनबीसी 2016। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एबीयू इंजीनियर्स। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फायर फाइटिंग सिस्टम मर्केंटाइल बिल्डिंग में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमने पिछली 5 वीडियो में हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कैटेगरी के बारे में पढ़ा कि उसमें हमने फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे हम इंस्टॉल करते हैं एज पर द एनबीसी 2016।
उसमें आपको याद होगा कि हमने पहले ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, फिर ग्रुप बी एजुकेशन बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के बारे में देखा, ग्रुप डी असेंबली के बारे में देखा, ग्रुप ई बिजनेस के बारे में देखा कि इन पांचों बिल्डिंग में किस तरीके से फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल किया जाता है एज पर द NBC 2016। इन पांचों टाइप्स ऑफ बिल्डिंग की मैंने अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप F मर्केंटाइल बिल्डिंग की, कि मर्केंटाइल बिल्डिंग में फायर का सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि मर्केंटाइल बिल्डिंग होती कौन सी हैं। दोस्तों मर्केंटाइल बिल्डिंग वो बिल्डिंग्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं हमारी शॉप्स, मार्केट्स, स्टोर्स के लिए, वो चाहे रिटेल शॉप हो या होलसेल शॉप हो। मर्केंटाइल बिल्डिंग को 3 सब डिवीज़न में बांटा गया है, जिसमें F1, F2, F3। दोस्तों F1 वो शॉप्स और स्टोर्स कहलाते हैं जिनका एरिया, कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम हो, वो F1 सब डिवीज़न में आते हैं। F2 डिवीज़न वो होता है जिसमें शॉप्स, स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का एरिया मोर देन 500 स्क्वायर मीटर हो, मतलब 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो, तो वो सब डिवीज़न F2 में आ जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी हमारी आती है F3। F3 में दोस्तों जो हमारी अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, मॉल्स वगैरह के अंदर नीचे देखा होगा कि वो सभी शॉपिंग सेंटर्स हमारे मर्केंटाइल बिल्डिंग कैटेगरी में आते हैं। पाते हैं कि जिस टेबल के हिसाब से फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, टेबल नंबर 7 NBC पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी। दोस्तों इसमें हम मर्केंटाइल बिल्डिंग के बारे में देख रहे थे, तो इसमें हम देखते हैं कि हमने पढ़ा कि F1, F2 ये डिवीज़न है। तो इसमें अगर बिल्डिंग की हाइट हमारी 15 मीटर से कम है तो उसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो हम पहले पॉइंट वाइज ये पढ़ते हैं कि अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे है तो उसमें फायर का सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से कम है, पॉइंट 1 कहता है कि ग्राउंड +1 स्टोर है, अगर G+1 है बिल्डिंग, अगर नंबर ऑफ फ्लोर्स ग्राउंड +1 है और टोटल एरिया 500 स्क्वायर मीटर से नीचे है, तो उस केस में हमें 5000 का ओवरहेड टैंक देना पड़ेगा फायर का, और 450 LPM पंप देना पड़ेगा। इस केस में हमारा वेटराइजर सिस्टम और डाउन कमर सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड होगा, मतलब हमारा जो ऊपर से पाइप आएगा उसमें डायरेक्टली होज रील कनेक्ट हो जाएगी। दोस्तों पॉइंट 2 में यह है कि अगर G+1 है स्ट्रक्चर और फ्लोर एरिया मर्केंटाइल बिल्डिंग का 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में डाउन कमर सिस्टम रिक्वायर्ड है। R मीन्स रिक्वायर्ड एंड R मीन्स नॉट रिक्वायर्ड। वेटराइजर सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड रहेगा उस केस में, और डाउन कमर सिस्टम हमें देना पड़ेगा। फर्स्ट एड होज रील रिक्वायर्ड आएगी, फायर एक्सटिंग्विशर भी आएंगे। उस केस में दोस्तों 20,000 का हमें टैंक देना पड़ेगा 900 LPM पंप के साथ। ये नोट 6 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। नोट 6 दोस्तों ये कहता है कि अगर इस केस में बेसमेंट एरिया है, बेसमेंट भी है मतलब, और उसका एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ उस केस में ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं ये ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी में ऐड हो जाएंगी, मतलब 20,000 की जगह 25,000 का टैंक देना पड़ेगा, और 900 LPM पंप की जगह 1350 LPM पंप देना पड़ेगा। तो नोट 6 भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। नोट 6 ये हमारा ये रहा कि एडिशनल वैल्यू इन द गिवन इन पैरेंथेसिस शैल बी एडेड इफ बेसमेंट एरिया एक्सीड्स 200 स्क्वायर मीटर। में चलते हैं, अगर मोर देन ग्राउंड +1 स्टोर है, G+1 से ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, तो उस केस में हमारा फायर का सिस्टम लगभग सेम रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं उस केस में भी हमारा डाउन कमर सिस्टम रहेगा, सिर्फ टैंक की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। 20,000 की जगह 25,000 लीटर का टैंक देना पड़ेगा फायर का 900 LPM पंप के साथ। और सेम वही चीज़ है, अगर बेसमेंट होगा तो ये वैल्यू जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ये ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों अब पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं कि अगर मर्केंटाइल बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है और 24 मीटर से नीचे है, मतलब 15 और 24 के बीच में आ रही है, तो उस केस में फायर का सिस्टम क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि फायर में हमारा वेटराइजर सिस्टम आ जाएगा। वेटराइजर सिस्टम का मतलब हमें अंडरग्राउंड टैंक और पंप्स देने होंगे। अंडरग्राउंड टैंक 1 लाख का आएगा, और पंप, ये पंप्स के लिए लिखता है टेबल नंबर 7 C010। तो हम C010 देख लेते हैं कि कौन कौन से पंप्स हमारे आएंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा एक इलेक्ट्रिक, एक डीजल और एक जॉकी पंप आएगा। डीजल पंप हमारा 2280 रहेगा, इलेक्ट्रिक पंप भी 2280 एलपीएम का रहेगा और जॉकी पंप हमारा 180 एलपीएम का रहेगा। और हमें इस केस में ओवरहेड टैंक 10,000 का देना पड़ेगा, और ओवरहेड टैंक के लिए पंप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर बिल्डिंग की हाइट, मर्केंटाइल बिल्डिंग की हाइट जो शॉप्स वगैरह हैं हमारी, वो 24 मीटर से ऊपर है और 30 मीटर से कम है, मतलब 24 और 30 मीटर के बीच में है, तो उस केस में फायर का सिस्टम क्या प्रपोज करना पड़ेगा। उस केस में दोस्तों आप देख सकते हैं सेम वेट राइजर सिस्टम हमें रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट आएंगे, स्प्रिंकलर भी आएंगे, हर फ्लोर पे स्प्रिंकलर भी देने पड़ेंगे। दोस्तों पिछले वाले केस में भी 15 से ऊपर जाते ही मर्केंटाइल बिल्डिंग में हमें स्प्रिंकलर भी देने पड़ेंगे, और इस केस में भी हमें स्प्रिंकलर देने पड़ेंगे। पिछले केस में और इसमें ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पिछले केस में हमें स्प्रिंकलर जो देने पड़ेंगे वो हमारा जो हाइड्रेंट पंप होगा उसी से हम टैप ऑफ लेके स्प्रिंकलर देंगे। इस केस में हम देख सकते हैं कि स्प्रिंकलर तो हैं लेकिन ये कहता है C011। C011 में दोस्तों दो इलेक्ट्रिक पंप आते हैं हमारे, जिसमें एक हमारा हाइड्रेंट पंप होता है और एक स्प्रिंकलर पंप होता है। ये आप देख सकते हैं 11 में दो इलेक्ट्रिक पंप हैं, जिसमें एक हाइड्रेंट है और एक स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर को फीड करने के लिए स्प्रिंकलर पंप रहेगा और हाइड्रेंट को फीड करने के लिए हाइड्रेंट पंप यूज होगा। एक डीजल पंप देना होगा हमें और दो जॉकी पंप आएंगे। तो दोस्तों इस कैटेगरी में हम देख सकते हैं 24 मीटर से अबव और 30 मीटर से नीचे वाली बिल्डिंग में 2 लाख का हमें अंडरग्राउंड टैंक रिक्वायर्ड है और 20,000 का ओवरहेड टैंक रिक्वायर्ड है। और अंडरग्राउंड पंप्स के लिए C011 हम देख चुके हैं, जिसमें हमें 5 पंप की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 2 इलेक्ट्रिक, एक डीजल और 2 जॉकी पंप हैं। दोस्तों अब आगे चलते हैं। इसमें अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो F3 डिवीजन में आता है, अगर उस टाइप की कैटेगरी की बिल्डिंग है तो उस केस में भी हमें 5 पंप देने होंगे, एक हाइड्रेंट, एक स्प्रिंकलर, एक डीजल और दो जॉकी पंप। लेकिन उस केस में आप ये देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी 1.5 लाख 150 KL हमें देनी होगी और ओवरहेड हमें 10,000 का टैंक देना होगा, सेम वेट राइजर सिस्टम के साथ, जिसमें हमारे यार्ड हाइड्रेंट भी आएंगे, स्प्रिंकलर भी आएंगे और डिटेक्टर भी आएंगे और फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई देंगे आपको। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ABU इंजीनियर्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कौन सी होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं एज़ पर नेशनल बिल्डिंग कोड 2016। दूसरी चीज़, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है एज़ पर द NBC 2016 टेबल नंबर 7 के हिसाब से। दोस्तों NBC ने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को ग्रुप G में रखा है एज़ पर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, जिसमें हमने पहले ग्रुप A रेजिडेंशियल के बारे में पढ़ा था, ग्रुप B एजुकेशन के बारे में पढ़ा, ग्रुप C इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा कि फायर का सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ग्रुप D असेंबली बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, ग्रुप E बिजनेस बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, ग्रुप F मर्केंटाइल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा। और दोस्तों अब हम ग्रुप G इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें फायर फाइटिंग का सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी की सेपरेट वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ग्रुप A से लेकर ग्रुप J तक। और अगली वीडियो में हम स्टोरेज और हैजार्डस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वो बिल्डिंग कहलाती हैं जिसमें सभी काइंड के प्रोडक्ट और मटेरियल्स फैब्रिकेट, असेंबल्ड, मैन्युफैक्चर या प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे कि असेंबली प्लांट्स, लेबोरेटरीज, ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स, पावर प्लांट्स, जनरेटिंग यूनिट्स, पंपिंग स्टेशंस, फ्यूमिगेटिंग चैम्बर, लॉन्ड्रीज, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इन गैस प्लांट्स, रिफाइनरीज, डायरीज एंड सॉमिल एक्सेट्रा। दोस्तों NBC ने ग्रुप G इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को फर्दर सब डिवाइड किया है, जिसमें सब डिवीजन G1,
लो हैज़ार्ड इंडस्ट्रीज़ जिसमें आती हैं, सब डिवीज़न G2 जिसमें मॉडरेट हैज़ार्ड इंडस्ट्रीज़ आती हैं, सब डिवीज़न G3 जिसमें हाई हैज़ार्ड इंडस्ट्रीज़ आती हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हैज़ार्ड का कैसे पता चलता है कि ये लो हैज़ार्ड बिल्डिंग है, मॉडरेट हैज़ार्ड इंडस्ट्री है या हाई हैज़ार्ड इंडस्ट्री है। तो एनबीसी उसको डिफाइन करता है कि हैज़ार्ड का पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ फायर लोड्स और फायर लोड डेंसिटी। इंडस्ट्री में जो मटेरियल हैं उनकी कंबस्टिबिलिटी क्या है और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगी फायर होने पर उस मटेरियल से, वो हर मटेरियल की अलग अलग होगी, उसके बेसिस पर हैज़ार्ड डिफाइन किए जाते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू एनबीसी में एनेक्जर ए में दी हुई है, वो आप स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कॉमन मटेरियल्स। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल में कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग मटेरियल की दी गई है, जिसमें पहले सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, फिर मटेरियल है, फिर हमारी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो पहले नंबर सॉलिड फ्यूल्स का आता है, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू ये है। हाइड्रोकार्बन्स आते हैं फिर हमारे दूसरे नंबर पर, बेंजीन, ब्यूटेन, इथेन, उनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ ये हैं। एल्कोहल्स, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ये हैं। पॉलीमर्स फोर्थ नंबर पे हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ ये हैं। कैलोरीफिक वैल्यू हम किलो जूल पर केजी में निकालते हैं। फिर हमारे पाँचवें नंबर पे कॉमन सॉलिड्स आ जाते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ दोस्तों ये गिवन है। फिर हमारे फूड स्टफ्स हैं, और फिर लास्ट में हमारा 7वें नंबर पॉइंट मिसलेनियस आता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ये है। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन प्लांट आपको पता है हाई हैज़ार्ड में रखा जाता है, इसीलिए ये कैटेगरी जो होगी बिल्डिंग की वो हाई हैज़ार्ड वाली होगी। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एज पर द ऑक्यूपेंसी, मतलब कौन सी बिल्डिंग कौन से हैज़ार्ड में आती है, ये एनबीसी ने एनेक्जर बी में दी हुई है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेंसी इनटू डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हैज़ार्ड। तो आप ये देख सकते हैं कि लाइट हैज़ार्ड में कौन सी टाइप की हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं, मॉडरेट में कौन सी आती हैं, हाई हैज़ार्ड में कौन सी आती हैं। तो ये 1 बाय 1 देखते हैं हम दोस्तों। इसमें लाइट हैज़ार्ड में आप देख सकते हैं एब्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस, एरेटेड वाटर फैक्ट्रीज, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग, एरिका नट स्लाइसिंग फैक्ट्री, लेबोरेटरीज, बैटरी चार्जिंग इंडस्ट्री, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेवरीज, ब्रिक वर्क्स इंडस्ट्री, कैनिंग फैक्ट्रीज। तो ये नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज गिवन हैं जो कि हमारी लाइट हैज़ार्ड में आती हैं। ये आप एनबीसी पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी वाले चैप्टर में देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम टेबल की तरफ आते हैं कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की फायर फाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ग्रुप जी, ये कहता है C-17। तो ये देख लेते हैं C-17 क्या है। तो C-17 ये कहता है द रिक्वायरमेंट गिवन इन दिस टेबल फॉर ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट दी गई है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए दी गई है। फॉर अदर इंडस्ट्रीज द रिक्वायरमेंट विल हैव टू वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो इन कंसल्टेशन विद द लोकल फायर अथॉरिटीज़। अगर जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है उसके अलावा कुछ एरिया बढ़ता है, बड़ी होती हैं बिल्डिंग्स, तो उसके लिए हमें रेलिवेंट स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे या वहाँ की लोकल फायर अथॉरिटीज़ से कंसल्ट करना पड़ेगा कि फायर फाइटिंग का सिस्टम क्या इंस्टॉल किया जाए। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा लो हैज़ार्ड आता है G1 कैटेगरी में, जिसमें रखा गया है सब डिवीज़न में। ये C-18 को कहता है यहाँ पढ़ने के लिए। C-18 भी देख लेते हैं हम। C-18 में ये लिखा है कि बिल्डिंग अबव 18 मीटर इन हाइट नॉट टू बी परमिटेड फॉर G1 एंड G2 ऑक्यूपेंसीज। दोस्तों G1 आपको पता है वो ऑक्यूपेंसी है जो लो हैज़ार्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं, और G2 वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो मॉडरेट हैज़ार्ड में आती हैं। मतलब बिल्डिंग की हाइट 18 से ऊपर वो उसमें परमिटेड नहीं होगी, 18 से नीचे होनी चाहिए बिल्डिंग की हाइट,
तभी वो G1 या G2 कैटेगरी में फायर फाइटिंग का सिस्टम उसमें इंस्टॉल किया जाएगा, नहीं तो वो परमिट ही नहीं होगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसमें लो हैज़ार्ड में। ये पहले लो हैज़ार्ड के बारे में दिया गया है, फिर हम देख सकते हैं मॉडरेट हैज़ार्ड के बारे में दिया गया है कि फायर का सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद दोस्तों ये हाई हैज़ार्ड के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम G1 G2 में आ जाते हैं, जिसमें हाइट हमारी रेस्ट्रिक्टेड है 18 मीटर। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कवर्ड एरिया अप टू 100 स्क्वायर मीटर, मतलब अगर 100 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी फायर की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उस केस में हमारा सिर्फ 5000 का ओवरहेड टैंक आएगा फायर का ऊपर छत पर 450 LPM के साथ। ना ही इसमें डाउन कमर की रिक्वायरमेंट है और ना ही इसमें वेटराइजर की रिक्वायरमेंट है, मतलब 5000 टैंक का जो टैंक होगा वहाँ से हमारा पाइप डाउन होगा और होज रील सीधी कनेक्ट हो जाएगी अगर कवर्ड एरिया 100 स्क्वायर मीटर से नीचे है। दूसरा केस पढ़ते हैं कि कवर्ड एरिया मोर देन 100 स्क्वायर मीटर अप टू 500 स्क्वायर मीटर तक। अगर कवर्ड एरिया 100 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर तक है तो दोस्तों उस केस में आप देख सकते हैं कि ना हमारा वेटराइजर आएगा, लेकिन उस केस में डाउन कमर आएगा। उसके लिए C-Note 8 कह रहा है देखने के लिए, वो देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं C-Note 8 रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग विद हाइट अबव 15 मीटर एंड अबव। अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है से ज़्यादा है तो हमारी ये दूसरी वाली कंडीशन लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर है तो हमें 20,000 का टैंक देना होगा और डाउन कमर सिस्टम देना होगा, नहीं तो सिर्फ हमारा 20,000 का टैंक आएगा 450 LPM पंप के साथ और होज रील लग जाएगी। और दोस्तों ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ गिवन हैं इसका मतलब है कि अगर इस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जो लो हैज़ार्ड में है इसमें बेसमेंट है और जिसका एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो ये ब्रैकेट में जो फिगर है ये इसमें ऐड हो जाएगी, मतलब 20,000 टैंक के साथ प्लस 25, टोटल 25,000 टैंक हो जाएगा की कैपेसिटी हो जाएगी और 450 प्लस 450 LPM का, मतलब टोटल 900 LPM का पंप हमें देना पड़ेगा अगर बेसमेंट आ जाएगा जिसका एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें हम तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा लो हैज़ार्ड में कि कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो फॉर बिल्डिंग हाइट अप टू 15 मीटर हो। बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे हो पर कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो तो उसमें फायर का सिस्टम क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी फायर की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उसमें हमारा डाउन कमर सिस्टम रिक्वायर्ड है और ओवरहेड टैंक 20,000 का रिक्वायरमेंट है, 20,000 लीटर का 450 LPM पंप के साथ। और ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ दी गई हैं सेम वही कंडीशन है कि अगर बेसमेंट होगा तो ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, नहीं तो यही रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी 20,000 की और 450 LPM पंप की। इस केस में हमारा थर्ड वाले केस में डाउन कमर सिस्टम आ जाएगा, मतलब ऊपर से डाउन कमर पाइप आएगा जिससे हमारी प्रॉपर FSC हमें देनी पड़ेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, कवर्ड एरिया मोर देन 500 स्क्वायर मीटर। अगर कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा और बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर हुई तो दोस्तों उस कंडीशन में आप देख सकते हैं मोस्टली सभी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मतलब वेटराइजर सिस्टम आ जाएगा, उसमें हमारा अंडरग्राउंड टैंक बनेगा। वेटराइजर सिस्टम का मतलब ये है कि अंडरग्राउंड टैंक बनेगा। अंडरग्राउंड टैंक बनेगा हमारा 75,000 लीटर का और ओवरहेड टैंक बनेगा 5,000 लीटर का फायर का। और फायर पंप्स के लिए ये C-Note 14 के लिए कह रहा है देखने के लिए, वो देख लेते हैं क्या कहता है। बेसिकली फायर पंप्स की रिक्वायरमेंट इसमें दी गई होगी। तो पॉइंट नंबर 14, प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट ऑफ पंप ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रिक 1 डीजल 620 LPM एंड 1 जॉकी पंप 180 LPM। मतलब इस कंडीशन में हमें 3 पंप देने होंगे जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रिक पंप आएगा या हाइड्रेंट पंप, एक डीजल पंप और एक जॉकी पंप आएगा। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि आप हमारा फर्स्ट एड होज रील रिक्वायर्ड है, एक्सटिंग्विशर भी आएंगे और
पिछली तीन कंडीशनों में हमारे एक्सटर्नल फायर हाइडेंट, जिसे यार्ड हाइडेंट भी कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इस कंडीशन में हमें एक्सटर्नल फायर हाइडेंट भी देने होंगे। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी आएगा और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा। तो दोस्तों ये हमारी कवर होती है पॉइंट नंबर ए, लो हैजार्ड वाली इंडस्ट्रीज़, जिसमें हमें फायर फाइटिंग का ये सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा कि अगर हमारी लो हैजार्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमने देखा था कि अभी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो उसमें फायर का सिस्टम हमें इस टेबल के हिसाब से इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं मॉडरेट हैजार्ड इंडस्ट्रीज़ सब डिवीज़न G2। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था अभी कि C नोट 18 में लिखा हुआ था कि अगर ये बिल्डिंग की हाइट 18 से ऊपर है तो ये परमिटेड ही नहीं होगी, तो ये 15-18 मीटर से नीचे पे एप्लीकेबल है ये। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है कवर्ड एरिया अगर 100 स्क्वायर मीटर तक है, तो उस केस में दोस्तों 10,000 लीटर का फायर का टैंक आएगा 450 LPM पंप के साथ, जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ होजरी लाएगी, ना ही डाउन कमर सिस्टम आएगा, ना ही वेटर सिस्टम आएगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट यह है कि अगर कवर्ड एरिया 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो जाए, 500 स्क्वायर मीटर तक हो, तो उस केस में हमारा 20,000 लीटर का ओवरहेड टैंक आएगा फायर का 900 LPM पंप के साथ। दोस्तों आप इसमें भी देख सकते हैं, ना ही हमें डाउन कमर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और ना ही वेटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ना ही स्प्रिंकलर आएंगे इस केस में। हमारे स्प्रिंकलर आएंगे, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर हमें देने पड़ेंगे। फर्स्ट एड होज रील, मतलब जो हमारा ऊपर से पाइप उतरेगा टेरिस से, उससे हम टैप ऑफ करके होज रील देंगे और उसी से टैप ऑफ करके हम स्प्रिंकलर लगाएंगे। दोस्तों थर्ड पॉइंट है हमारा कवर्ड एरिया अगर 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो और 1000 स्क्वायर मीटर तक हो और बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर तक से नीचे हो, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि टेरिस पे हम अंडरग्राउंड टैंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टेरिस पे हमारा 50,000 लीटर का टैंक आएगा फायर का 900 LPM पंप के साथ, जिसमें हमें डाउन कमर सिस्टम देना होगा, प्रॉपर FSC आएगी, मतलब यार्ड हाइडेंट नॉट रिक्वायर्ड है और स्प्रिंकलर देने होंगे, रिक्वायर्ड हैं। हर फ्लोर पे स्प्रिंकलर आएंगे। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम भी आएगा और ऑटोमेटिक डिटेक्शन अलार्म सिस्टम भी आएगा। दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। कवर्ड एरिया अगर 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो, 1000 स्क्वायर मीटर तक हो से नीचे हो मतलब, और बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर हो, तो उस कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि हमारा अंडरग्राउंड टैंक आ जाएगा 1 लाख लीटर का। तो 1 लाख लीटर का जैसे ही टैंक आएगा तो हमारा सिस्टम वेटर सिस्टम प्रपोज हो जाएगा, जिसमें हमारे अंडरग्राउंड टैंक के साथ पंप भी आएंगे। तो C नोट 14 हमने देखा था कि इसमें 3 पंप की रिक्वायरमेंट थी, एक इलेक्ट्रिक, एक डीजल 1620 LPM का और एक जॉकी पंप। और यहाँ पर फायर का ओवरहेड टैंक तो देना होगा, पर ऊपर कोई पंप नहीं आएगा टेरिस पे फायर का। और इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हमारा यार्ड हाइडेंट मतलब एक्सटर्नल फायर हाइडेंट रिक्वायरमेंट है, और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर तो आप देख सकते हैं ये सभी में आएंगे ही आएंगे। हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जहाँ भी हम बात कर रहे हैं सभी जगह हमारे रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5। अगर कवर्ड एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, उस कैटेगरी में हमारा 1.5 लाख का फायर का टैंक आ जाएगा और अंडरग्राउंड और ओवरहेड 20,000 लीटर का टैंक होगा, जिसमें ये अंडरग्राउंड पंप्स के बारे में C नोट 11 को देखने के लिए कहता है। हम देख लेते हैं C नोट 11 क्या कहता है। दोस्तों C नोट 11 में देख सकते हैं कि प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट ऑफ पंप्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रिक 1 डीजल एंड 2 इलेक्ट्रिक पंप ऑफ कैपेसिटी 180। मतलब इस केस में हमारे 5 पंप टोटल आएंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रिक, एक हाइड्रेंट और एक स्प्रिंकलर होगा और एक डीजल होगा और 2 जॉकी पंप आएंगे। अगर हमारा कवर्ड एरिया मॉडरेट हैजार्ड बिल्डिंग का 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हुआ, तो इस केस में हमें वेटर सिस्टम देना होगा, यार्ड हाइडेंट भी आएंगे
स्प्रिंकलर भी आएंगे हमारे, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी आएगा। तो दोस्तों ये हमारी मॉडरेट हज़ार्ड वाली कैटेगरी यहाँ कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं हाई हज़ार्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की कैटेगरी में, जो G3 में सब डिवीज़न में इसको रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले ये C नोट 19 पढ़ने के लिए कहता है। तो C नोट 19 में देख लेते हैं, ये बिल्डिंग अबव 15 मीटर इन हाइट नॉट टू बी परमिटेड फॉर G3 ऑक्यूपेंसीज, मतलब 15 मीटर से ऊपर हाई हज़ार्ड बिल्डिंग जो है वो हमारी परमिटेड ही नहीं है। मतलब हाई हज़ार्ड की अगर कोई बिल्डिंग होगी तो उसकी हाइट 15 मीटर से ऊपर नहीं जा सकती एज पर द NBC 2016। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हाई हज़ार्ड में सबसे पहले नंबर हमने जो पढ़ा कि कवर्ड एरिया अगर 50 स्क्वायर मीटर तक है तो उस केस में आप देख सकते हैं कि 10,000 लीटर का फायर का टैंक आएगा 900 LPM पंप के साथ, जिसमें हमारा फर्स्ट एड होजरील आएगी, एक्सटिंग्विशर आएंगे और स्प्रिंकलर आएंगे, और बाकी सभी चीज़ें नॉट रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों दूसरा केस आता है इसमें, अगर कवर्ड एरिया हाई हज़ार्ड का 50 स्क्वायर मीटर से ऊपर हुआ और 150 स्क्वायर मीटर तक हुआ, तो उस केस में हमारा 25,000 लीटर का टैंक आएगा 900 LPM पंप के साथ टेरिस पर, और उस केस में हमें होजरील देनी होगी, एक्सटिंग्विशर आएंगे, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम आएंगे, स्प्रिंकलर्स आएंगे, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म देना होगा और डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी देना होगा। अंडरग्राउंड टैंक नहीं आएगा और अंडरग्राउंड पंप कोई नहीं आएंगे। इसमें थर्ड पॉइंट है, अगर कवर्ड एरिया 150 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हुआ और 300 स्क्वायर मीटर तक हुआ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस केस में हमारा अंडरग्राउंड टैंक आ जाएगा 50,000 लीटर का, और ओवरहेड टैंक हमें देना होगा फायर का 10,000 लीटर का। और हमारे अंडरग्राउंड टैंक के साथ जो पंप C नोट 14 हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें 3 पंप देने होंगे, जिसमें एक हमारा इलेक्ट्रिक पंप होगा 1620 LPM का, एक डीजल पंप होगा 1620 LPM का, और एक जॉकी पंप होगा। और इस केस में हमारा अंडरग्राउंड टैंक आ गया है, तो दोस्तों आपको पता है कि हमारा वेटर सिस्टम यहाँ आएगा, देना होगा। तो अब हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। कवर्ड एरिया अगर 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और 500 स्क्वायर मीटर तक है, तो उस केस में हमारा अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 1 लाख लीटर हमें देना होगा, और टेरिस का फायर का टैंक 20,000 लीटर का देना होगा। वेटर सिस्टम भी आएगा, फर्स्ट एड होजरील भी आएगी, फायर एक्सटिंग्विशर देने होंगे, और यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट भी हमें लगाने होंगे, स्प्रिंकलर भी आएंगे हर फ्लोर्स पर, और मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा, और ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी आएगा। पंप C नोट 10 के लिए देख लेते हैं क्या कहता है। C नोट 10 में कौन कौन से हमारे पंप्स हैं। प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट ऑफ पंप ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रिक 1 डीजल 2280 LPM एंड 1 इलेक्ट्रिक पंप ऑफ 180। मतलब इसमें इस कंडीशन में हमें 3 पंप देने होंगे, जिसमें एक हमारा इलेक्ट्रिक पंप आएगा 2280 का, और एक हमारा डीजल पंप आएगा, और एक जॉकी पंप आएगा। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। कवर्ड एरिया अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हुआ, तो उस केस में हमारा आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर हमें फायर का टैंक देना होगा, और 20,000 लीटर का ओवरहेड टैंक देना होगा। C नोट 11 अंडरग्राउंड पंप टैंक के साथ जो पंप की रिक्वायरमेंट है ये, जिसमें हमने अभी पहले पढ़ा था कि इसमें हमें 5 पंप की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हाइड्रेंट पंप, एक स्प्रिंकलर पंप, और एक डीजल पंप, और 2 जॉकी पंप। दोस्तों इस कंडीशन में हमें हर चीज़ रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि हमें या एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट भी देने होंगे, स्प्रिंकलर भी देने होंगे, वेटर सिस्टम आएगा प्रॉपर इसमें हमारा। और ये हाई हज़ार्ड में जो जितनी भी कैटेगरी एरियाज़ हैं, ये सारे की सारे हमारे 15 मीटर से इनकी हाइट टेरिस लेवल नीचे होगा। 15 मीटर से ऊपर होते ही ये इस कैटेगरी में ये परमिट ही नहीं होगी हाई हज़ार्ड बिल्डिंग, मतलब अप्रूवल ही नहीं मिलेगा फायर का। फायर सिस्टम उसे परमिट ही नहीं करेगा इंस्टॉल होने के लिए एज पर द NBC 2016।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एबीयू इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टोरेज बिल्डिंग के बारे में। स्टोरेज बिल्डिंग कौन सी होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं एज़ पर एनबीसी 2016। स्टोरेज बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है एज़ पर द एनबीसी 2016 टेबल 7। दोस्तों, एनबीसी ने स्टोरेज बिल्डिंग को ग्रुप एच में रखा है एज़ पर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है ग्रुप ए रेजिडेंशियल में, ग्रुप बी एजुकेशन बिल्डिंग में, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में, ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग में, ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग में, ग्रुप एफ मर्केंटाइल बिल्डिंग में, ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप एच स्टोरेज बिल्डिंग में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप जे हैजार्डस बिल्डिंग में। दोस्तों, इन सभी कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग की अलग अलग वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टोरेज बिल्डिंग वो बिल्डिंग कहलाती हैं जो स्टोरेज और शेल्टरिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, सिर्फ हाईली कंबस्टिबल और एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट की स्टोरेज के अलावा, क्योंकि हाईली एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट की स्टोरेज हैजार्डस बिल्डिंग में आती हैं। स्टोरेज बिल्डिंग के एग्जांपल्स हैं वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फ्राइट डिपोट्स, ट्रांजिट शेड्स, स्टोरेज हाउसेज, ट्रक, मरीन टर्मिनल्स, गैराज, हैंगर्स, ग्रेन एलिवेटर्स, बंस एंड स्टेबल्स। दोस्तों, स्टोरेज बिल्डिंग की प्रॉपर्टीज़ करेक्टराइज की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जहां नंबर ऑफ पर्सन्स एरिया के हिसाब से कम हो। अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं तो बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी एज पर द एनबीसी। फॉर एग्जांपल, हैंगर्स जो है वो असेंबली बिल्डिंग में आ जाएगा, वेयर हाउस यूज फॉर ऑफिस बिल्डिंग में आ जाएगा, गैराज बिल्डिंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है फायर फाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की स्टोरेज बिल्डिंग में एज पर द एनबीसी 2016 टेबल 7, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है फायर फाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। स्टोरेज बिल्डिंग ग्रुप एच। दोस्तों, इसमें सी नोट 20 देखने के लिए कहता है। देखते हैं सी नोट 20 क्या कहता है। बिल्डिंग अबव 15 मीटर इन हाइट नॉट बी परमिटेड फॉर ग्रुप एच एंड ग्रुप जे ऑक्यूपेंसीज। मतलब दोस्तों, 15 मीटर से ऊपर हमारी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं हो सकती, परमिट ही नहीं होगी। बिल्डिंग अबव 45 मीटर इन हाइट शेल नॉट बी परमिटेड फॉर मल्टी लेवल कार पार्किंग। और मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग के लिए 45 मीटर से ऊपर नहीं परमिट की जाएगी। मतलब अगर स्टोरेज बिल्डिंग है तो हमारी हाइट 15 मीटर से ऊपर नहीं जा सकती, और अगर मल्टी लेवल कार पार्किंग है जो कि स्टोरेज बिल्डिंग में आती है, उसकी हाइट हमारी 45 मीटर से ऊपर नहीं हो सकती। तो दोस्तों, टेबल की तरफ वापस आते हैं। इसमें सबसे नंबर पहला है बिलो 15 मीटर इन हाइट एंड कवर्ड एरिया लेस देन 250 स्क्वायर मीटर। अगर बिल्डिंग की हाइट, स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे है, 15 मीटर से नीचे ही हो सकती है, ऊपर नहीं जा सकती, और एरिया 250 स्क्वायर मीटर से कम है, तो आप देख सकते हैं इसमें हमें 25,000 लीटर का फायर का टैंक चाहिए होगा 900 एलपीएम पंप के साथ, जिसमें हमें सिर्फ होज रील देनी होगी और हमारे स्प्रिंकलर आएंगे। वेटराइजर सिस्टम नहीं देना होगा, डाउन कमर सिस्टम नहीं आएगा, अंडरग्राउंड टैंक नहीं आएंगे, अंडरग्राउंड कोई पंप नहीं देना होगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। उसमें तो हमारे 3 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि 15 मीटर बिलो 15 मीटर इन हाइट एंड कवर्ड एरिया मोर देन 250 स्क्वायर मीटर। अगर हमारी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे है और कवर्ड एरिया 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, तो दोस्तों उसमें सबसे पहला आता है कि अगर खाली उसमें ग्राउंड फ्लोर है तो उस केस में हमें अंडरग्राउंड टैंक देना पड़ेगा 50,000 लीटर का, और ओवरहेड टैंक हमारा आएगा 10,000 लीटर का, और फायर पंप टेरिस पे आएगा 450 एलपीएम। और अंडरग्राउंड पंप, अंडरग्राउंड टैंक के साथ पंप देने के लिए कहता है सी नोट 14 को देखने के लिए। सी नोट 14 में देखते हैं दोस्तों, प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट ऑफ पंप ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रिक 1 डीजल एंड 1 जॉकी। मतलब अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर है और एरिया 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, तो दोस्तों उस केस में हमें 50,000 का टैंक देना होगा अंडरग्राउंड, और 3 पंप लगाने होंगे, जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रिक, एक डीजल 1620 एलपीएम का होगा, और एक जॉकी पंप होगा 180 एलपीएम का।
दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर बिल्डिंग G+1 है तो उस केस में हमारा आप देख सकते हैं कि 75,000 लीटर का अंडरग्राउंड टैंक आएगा अंडरग्राउंड पंप के साथ। पंप के लिए कहता है C010। देख लेते हैं C010 क्या कहता है दोस्तों। C010 में प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पंप सेट ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रिक 1 डीजल 2280 LPM एंड 1 जॉकी। मतलब G+1 अगर हमारी स्टोरेज बिल्डिंग है तो उस केस में 75,000 लीटर का टैंक आएगा और 3 पंप आएंगे, जिसमें एक पंप हमारा इलेक्ट्रिक होगा 2280 LPM का, एक डीजल होगा 2280 LPM का और एक जॉकी पंप होगा 180 LPM का। तो दोस्तों फिर अब आप आगे देख सकते हैं इसमें कि हमारा इसमें टेरिस पर 10,000 लीटर का टैंक की रिक्वायरमेंट है, 450 LPM पंप की भी रिक्वायरमेंट है। मतलब इन केस में हमें अंडरग्राउंड पंप भी देने पड़ेंगे और टेरिस पे भी देना पड़ेगा। और इस केस में हमारा वेटर सिस्टम आ जाएगा, जिसमें हमें फर्स्ट एड होज ड्रिल भी देनी होगी, एक्सटिंग्विशर भी आएंगे, हर फ्लोर पे स्प्रिंकलर भी आएंगे और एक्सटर्नल फायर हाइडेंट भी आएंगे। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम भी आएगा, डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी आएगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मोर देन ग्राउंड प्लस वन फ्लोर, मतलब G+1 से ऊपर है बिल्डिंग, 15 से नीचे है पर 2 फ्लोर या 2 या 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि हमें अंडरग्राउंड टैंक की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाएगी। टैंक की 1 लाख लीटर का टैंक देना होगा, जिसमें हमें ओवरहेड 10,000 लीटर का टैंक देना होगा टेरिस पर। और पंप के लिए कहता है कि 450 LPM का पंप टेरिस पे देना होगा और अंडरग्राउंड टैंक के साथ C010 जो पीछे था सेम हमारा वो यहाँ पर, मतलब 2280 LPM के एक इलेक्ट्रिक, एक डीजल और एक 180 LPM का जॉकी पंप देना होगा। इस केस में भी हमारा वेटर सिस्टम आ जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं आर मतलब रिक्वायर्ड है वेटर सिस्टम। स्प्रिंगलर भी आएंगे और हमारे इसमें यार्ड हाइडेंट मतलब एक्सटर्नल फायर हाइडेंट भी आएंगे। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आएंगी दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, मल्टी लेवल कार पार्किंग। दोस्तों मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग आपने देखा होगा यूज़ होती है खाली पार्किंग के पर्पज़ के लिए। तो NBC ये कहता है कि ये बिल्डिंग 45 मीटर से ऊपर नहीं हो सकती। 45 मीटर इसका टेरिस लेवल होगा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो दोस्तों इस केस में हमें 1.5 लाख लीटर का टैंक देना होगा अगर MLCP हमारी बिल्डिंग है, मल्टी लेवल कार पार्किंग, जिसमें हमारा फायर का ओवरहेड टैंक 10,000 लीटर का आएगा और फायर का पंप 900 LPM का होगा टेरिस पर। और अंडरग्राउंड टैंक के साथ जो पंप होंगे वो C011, मतलब इस केस में हमारे 2 इलेक्ट्रिक पंप आएंगे और एक डीजल पंप होगा। C011 आप देख सकते हैं, एक हमारा हाइड्रेंट पंप होगा 2280 LPM का और एक हमारा स्प्रिंकलर पंप होगा 2280 LPM का और 2 जॉकी पंप होंगे 180 LPM के और एक डीजल पंप होगा 2280 LPM का। दोस्तों इससे पिछले केस में जितनी भी अभी हमने पढ़ा था कि अगर बिल्डिंग की हाइट, स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे है, एरिया जो वेरी हो रहा था नंबर ऑफ फ्लोर, उस केस में सभी में हमारे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेंट पंप था जिससे हम स्प्रिंकलर के लिए टैप ऑफ लेते, स्प्रिंकलर पंप नहीं था। लेकिन ये मल्टी लेवल कार पार्किंग के केस में हमारा स्प्रिंकलर पंप भी हमें देना पड़ेगा एज पर द NBC 2016। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ABU इंजीनियर्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे हैजार्डस बिल्डिंग के बारे में। हैजार्डस बिल्डिंग कौन सी होती हैं और कितने टाइप की होती हैं एज पर द NBC 2016। हैजार्डस बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है एज पर द NBC 2016 टेबल नंबर 7 के हिसाब से। दोस्तों NBC ने हैजार्डस बिल्डिंग को ग्रुप J में रखा है एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, मतलब ऑक्यूपेंसी के बेस पर, जिसमें हमने पहले आपको पता होगा कि ग्रुप A रेजिडेंशियल के बारे में पढ़ा, ग्रुप B एजुकेशनल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, ग्रुप C इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के बारे में पढ़ा कि फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ग्रुप D असेंबली बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, ग्रुप E बिजनेस बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, ग्रुप F मर्केंटाइल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, ग्रुप J इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, ग्रुप H स्टोरेज बिल्डिंग के बारे में पढ़ा और अब इस वीडियो में हम ग्रुप J हैजार्डस बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हैजार्डस बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है।
दोस्तों हैजार्डस बिल्डिंग वो बिल्डिंग कहलाती हैं जो हाईली कंबस्टिबल और एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट की स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। हैजार्डस बिल्डिंग में हाईली कोरोसिव, टॉक्सिक, एल्कलाइज एसिड्स और अदर लिक्विड्स और केमिकल प्रोड्यूसिंग फ्लेम, फ्यूम्स, एक्सप्लोजिव, पॉइजनस, इरिटेंट और कोरोसिव गैसेस की स्टोरेज और हैंडलिंग की जाती है। जैसे कि अगर स्टोरेज कैपेसिटी 70 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो, अंडर प्रेशर 10 बार से ज़्यादा हो, मतलब प्रेशर 10 बार से ज़्यादा हो और कैपेसिटी स्टोरेज जो हम स्टोर कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 70 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो, तो वो हमारी हैजार्डस बिल्डिंग में आती हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिलीन हो, हाइड्रोजन हो, इल्यूमिनेटिंग एंड नेचुरल गैसेस हो, अमोनिया हो, क्लोरीन हो, फॉस्जीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल ऑक्साइड, ऑल गैसेस और एक्सप्लोजिव गैसेस, जितनी भी एक्सप्लोजिव गैसेस हैं अगर उनकी कैपेसिटी 70 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है और अंडर प्रेशर 10 बार से ज़्यादा है, 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो वो सभी हमारी स्टोरेज हैजार्डस बिल्डिंग में आती हैं। और भी बिल्डिंग्स हैं जो आप स्क्रीन पर पॉइंट बी सी डी में देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आते हैं कि मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है फायर फाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की हैजार्डस बिल्डिंग में एज पर द एनबीसी 2016 टेबल नंबर 7। तो हम टेबल नंबर 7 देख लेते हैं अब। तो दोस्तों आप टेबल नंबर 7 में देख सकते हैं हैजार्डस बिल्डिंग को ग्रुप जे में रखा है एनबीसी ने, तो इसमें लिखता है सी नोट 20। तो सी नोट 20 हम देख लेते हैं कि बिल्डिंग हैविंग 15 मीटर इन हाइट नॉट बी परमिटेड फॉर ग्रुप एच एंड ग्रुप जे ऑक्यूपेंसीज। दोस्तों ग्रुप एच हमारी स्टोरेज बिल्डिंग थी जो हमने पहले पढ़ा था। ये ग्रुप जे मतलब ग्रुप एच स्टोरेज बिल्डिंग और ग्रुप जे हैजार्डस बिल्डिंग अगर 15 मीटर से ऊपर हैं तो वो परमिट नहीं की जाती, मतलब 15 मीटर से ऊपर नहीं हो सकती एज पर द एनबीसी 2016। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे है, जो कि यही रहेगी, परमिट होगी नहीं अगर इससे ऊपर हुई, तो उसमें दो पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं टेबल में, जिसमें पहला है सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। अगर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो उस केस में फायर फाइटिंग का सिस्टम क्या इंस्टॉल किया जाएगा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अंडरग्राउंड टैंक की स्टोरेज मिनिमम 240 मिनट फायर फाइटिंग रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब लगभग 4 घंटे की स्टोरेज चाहिए। और अंडरग्राउंड पंप्स के लिए कहता है सी नोट 21। तो उसमें देख लेते हैं सी नोट 21 दोस्तों, ये कहता है पंप कैपेसिटी शैल बी बेस्ड ऑन द कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग। पंप की कैपेसिटी डिसाइड की जाएगी बिल्डिंग एरिया के कवर्ड एरिया के हिसाब से, मतलब कवर्ड एरिया के हिसाब से पंप सेलेक्ट किए जाएंगे और उन पंप को लगभग 4 घंटे 240 मिनट चलाया जाएगा, तो वहाँ से अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी हमारी आ जाएगी। और आप ये देख सकते हैं उस केस में हमारा वेटर सिस्टम भी आएगा, फर्स्ट एड होज रील भी आएगी, फायर एक्सटिंग्विशर आएंगे, एक्सटर्नल फायर हाइडेंट आएंगे, स्प्रिंकलर भी आएंगे, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा, ऑटोमेटिक डिटेक्शन अलार्म सिस्टम भी आएगा। दोस्तों दूसरे केस में है कि अगर मोर देन 1 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट एक्सीडिंग 15 मीटर इन हाइट, मतलब अगर एक फ्लोर से ज़्यादा है और 15 मीटर से नीचे है, तो उस केस में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, उस केस में हमारा सभी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, ये आर मतलब रिक्वायर्ड है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें नॉट रिक्वायर्ड हो, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर भी आएगा, वेटराइजर भी आएगा, फर्स्ट एड होज रील भी आएगी, डाउन कमर सिस्टम भी आएगा, एक्सटर्नल फायर हाइडेंट भी हमें देने होंगे, स्प्रिंकलर भी आएंगे हर फ्लोर पे हर जगह, और इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी आएगा, और अंडरग्राउंड स्टोरेज सेम वही 4 घंटे की हमें देनी होगी, और टेरिस पे 50,000 लीटर का हमें टैंक देना भी होगा 900 एलपीएम पंप के साथ। और अंडरग्राउंड टैंक सी नोट 21 में भी हमने पढ़ा था कि अंडरग्राउंड पंप की कैपेसिटी वो अपना कवर्ड एरिया के हिसाब से बेस्ड, मतलब कवर्ड एरिया के हिसाब से बिल्डिंग की मेजर की जाएगी। तो जो भी हमारी पंप की कैपेसिटी आएगी उसको 240 मिनट से हम मल्टीप्लाई करके वहाँ से अंडरग्राउंड टैंक की स्टोरेज निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरह हमारा हैजार्डस बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है।